बच्चों, नमस्ते। पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ है निराला, उस पर बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में यह दंतुरित मुस्कान नाम की जो कविता है उसके बारे में आपसे बात की थी। वह ऐसी बात है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है 9-10 माह का, और उसकी जो मुस्कुराहट है उसको देखकर कवि को क्या अनुभूति होती है, कवि को क्या लगता है, उस पर वो कविता है। वहीं से हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बने होती आज। कवि कहता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ निराशा भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, परंतु हमें उस दुख से, तकलीफ से, निराशा से बाहर निकलना जरूरी है। वही दुनिया में जीने का असली तरीका है। और वो एक तरीका ये सुझाते हैं कि आप हंसते हुए बच्चे को देखें, उससे बात करें, तो आपको अपनी निराशा, अपनी तकलीफ, अपना दुख बहुत कम लगेगा। तो वही कवि कहना चाहता है कि अभी तक मैं इस खुशी से, इस आनंद से दूर था, क्योंकि मैं आपकी दंतुरित मुस्कान को देख ही नहीं पाया था। मुझे इस दंतुरित मुस्कान को देखने का मौका ही नहीं मिला। यदि तुम्हारी माँ न हो माध्यम बनी आज, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है और तुम मेरे सामने हो, तो आज माँ के माध्यम से मैं यह खुशी का मौका देख पा रहा हूँ। मुझे तुमसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहना चाहता है कि अगर तुम्हारी माँ न होती तो मैं यह न देख सकता था। तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है, वो खुशी देख करके मैं अपनी खुशी आपके साथ साझा नहीं कर सकता था। और मैं ये जान भी नहीं पाता कि एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान हमारे मन को कितना सुकून देती है, हमारे मन को कितना खुश कर देती है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि आपकी जो दंतुरित मुस्कान है, यह लोग जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको एक संजीवनी प्रदान करती है। संजीवनी कहते हैं जो जीवन प्रदान करने वाली होती है। अभी जो दुनिया है उसमें तनाव बहुत है, पैसा सुख तो बहुत बढ़ गया है, भौतिक सुख तो, परंतु मानसिक बहुत तकलीफ है। तो ये तुम्हारे जो मुस्कान है वो देखते ही मानसिक जो तकलीफ है दूर हो जाती है। तो तुम धन्य हो। कभी कहना चाहता है कि मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपको देख करके मैं अपनी जो निराशा है, अपनी नकारात्मकता है, उसको भूल गया। माँ भी तुम्हारी धन्य, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तो इसके लिए माँ भी धन्यवाद की पात्र है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान से मुझे परिचित करवाया। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा रहा संपर्क। वो कवि कहता चाहता, अतिथि खुद के लिए, ये अतिथि शब्द किसके लिए आया? ये कवि स्वयं के लिए, नागार्जुन के लिए। कवि कहना चाहता है कि इस ये प्रिय बच्चा, कि तुम्हारा इस अतिथि से या मेरे से कोई संपर्क पहले नहीं रहा। अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुर परख। मतलब जो वो छोटा बच्चा होता है, वो उसको माँ बच्चे को शहद चटाती है, कभी थोड़ा दही चटाती है, कभी वो दूध चटाती है। तो इस प्रकार वो जो मधुपर्क ये कहते हैं, जिसमें मुख्यतः शहद होता है, उसके साथ दही होता है, उसके साथ घी होता है, फिर शक्कर होता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है,
उसको हम कहते हैं मधुपर्क। तो ये छोटे छोटे बच्चों को परंपरागत रूप से चटाया जाता है, क्योंकि बच्चा उस समय कुछ खाता नहीं है, तो थोड़ा शहद है, कभी दही है, कभी घी से उसको मिला करके, उसको चीनी से मिला करके, शहद से मिला कर उसको खिलाया जाता है। तो अब ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ ही तुम्हारा मधु करवाती थी, मतलब तुम्हें भोजन करवाती थी। देखते थे तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मतलब ऐसे यूँ बच्चा देखता है ना ऐसे, तो तुम जब इधर उधर देखते थे और मेरे से तुम्हारी आंखें चार होती थी। चार का मतलब आंखों से आंखें मिलना, मतलब दो आंखें बच्चे की और दो आंखें कवि की, दोनों मिलकर कितनी हुई? चार। तो इसको मतलब आंख का मिलना, ये मोहरा है। तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लजाती बड़ी ही छविमान लगती, ये लगती है लजाती नहीं है। तो ऐसा जब तुम कनखी मार के देखते हो, मतलब ऐसे अलग से देखते हो, और मेरे आमने सामने हम होते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे देखते हो, तब मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। और तुम्हारे जो मुस्कान है, छोटे छोटे जो दांत आ रहे हैं, उसमें खिलखिलाहट तुम्हारी है, वो बड़ी, उसकी जो छवि है वो बहुत मोहक लगती है, कि वो मुझे लगती बड़ी छविमान। छविमान ऐसा, छवि को कहते हैं, स्वरूप को कहते हैं। यहाँ स्वरूप का यहाँ मतलब है अच्छा, ये अच्छा अंडरस्टूड है। तुम्हारा वो स्वरूप बहुत मुझे अच्छा लगता है। कब? जब तुम कनखियों से मेरी ओर देखते हो और हमारा आंखों का आमना सामना हो जाता है। तो यहाँ जो कवि है वो अपनी कवि उसको बच्चे की जो दंतोरित मुस्कान है उसके लिए बच्चे को धन्यवाद देता है, उसकी माँ को धन्यवाद देता है। कवि कहना चाहता है कि तुमने माँ को, माँ नहीं, तेरा परिचय मुझसे करवाया है, माँ नहीं होती तो तुम संसार में नहीं आते, मैंने कुछ नहीं किया है, माँ ने तुम्हें भोजन करवाती है, मधुपर्क खिलाती है। तो इस प्रकार कवि इस कविता में यही कहना चाहता है कि जो बच्चे की दंतोरित मुस्कान होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, और वो हमारे जीवन की निराशा को दूर करने वाली होती है। तो कविता का जो एक प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य कहते हैं, कई प्रश्न आते हैं ना जिसका हम अर्थ नहीं पाते, तो एक शब्द आता है प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कवि कहना क्या चाहता है, मूल अर्थ ये होता है जो कहना क्या चाहता है। तो इसमें कहना यही चाहता है कि जो बच्चा है, जो बच्चे की जो मुस्कान होती है वो हम बड़ों को बहुत अच्छी लगती है। हम अपनी तकलीफ, निराशा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, उससे दूर हो सकते हैं अगर हम बच्चे की मुस्कान को ठीक से निहारते हैं। तो यहाँ एक कवि मन से जो हम दुखी हैं, तकलीफ है, निराशा में, उससे उभरने की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार की जो कविता हम बात कर रहे थे नागार्जुन की, एक दूसरी कविता हो रहा है, यह है दंतोरित मुस्कान कविता थी, और दूसरी जो कविता है वह है फसल। तो कवि, हमने पहले जिक्र किया था कि नागार्जुन की प्रवृत्ति ये थी कि वह एक तो उत्साह उमंग के कवि थे, और वो तकलीफ के, दुख को हमेशा उससे टकराते थे, और एक संदेश देते थे कि हमें उनसे घबराना नहीं है, उनसे उबरना है। उबरने का मतलब बचना है, उससे बाहर निकलना है। ये दोनों शब्द है, एक उबरना और बचना, एक उभरना। उभरना मतलब उभर के आना, बाहर आना, ये बचना, ये बाहर आना। तो वो कहना है तकलीफ से उबरना है और फिर उससे उभरना है, उससे ऊपर उठना है। तो ये कविता का जो पूरा मूल है, कविता का मर्म है, कविता का प्रतिपाद्य यही है। और कवि ने कई, उसकी जो मुलाकात है उसमें कई बिंब बांधे हैं, बिंब मतलब इमेज करके बात कही है अपनी। अब हम दूसरी जो कविता पढ़ते हैं, फसल। तो कविता कवि मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के प्रतिनिधि कवि है। प्रतिनिधि का मतलब होता है उसका वो उसको लीड करते हैं, उसकी बात करते हैं।
तो अब कभी नहीं, जैसे जो बाजार में हमें गेहूँ मिलती है, बाजरा मिलता है, मोठ मिलता है, तो हम पैसे दे करके मोठ खरीद देते हैं और अपने घर में दाल खा लेते हैं। पैसे खरीद करके गेहूँ खरीद लेते हैं और चक्की में जा करके गेहूँ पिसा लेते हैं और फिर आटा आटा ले आते हैं और उससे रोटी बना लेते हैं। तो हम बच्चों को, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये जो गेहूँ आ रही है, बाजरा आ रहा है, चना आ रहा है या मूंग आ रहा है, ये कितनी तकलीफ के बाद आ रहा है। तो कभी उस तकलीफ को, उस मेहनत को महसूस करता है और महसूस करके फसल के जरिए अपनी बात कहता है। कैसे? देखिए कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, एक के नहीं। तो ये जो फसल है, ये फसल केवल पैसे से खरीदने वाली कोई वस्तु नहीं है। क्या है फसल? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। हम ये नहीं कहते एक नदी का पानी उसमें डाला और फसल तैयार हो गई। मतलब कई नदियां मिली है, कईयों का एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी मिल करके जब उस फसल के जड़ों में पानी गया है, तब वो फसल तैयार हुई है। कहने का भाव ये है कि आप एक फसल जब तैयार होती है तो उसमें एक नहीं, अनेक नदियों की पानी की सिंचाई होती है। अब कह सकते हैं एक नदी से हमारे यहाँ नहर पानी आता है, नहर का पानी आता है, तो वो मान लो व्यास नदी का आता है या सतलज नदी का आता है। तो अभी एक नदी कैसे? तो ये कहना है मतलब कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती है, तो वो अनेक नदियाँ एक साथ निकलती है, तो उसमें एक नदी का पानी नहीं होता, बहुत सारी नदियों का पानी होता है। फिर दूसरा भाव हमें कवि यहाँ कहना चाहता है कि केवल वो पानी नहीं है, उसमें अनेक नदियों का एक भाव है, अनेक नदियों का उसमें त्याग है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। स्पर्श कहते हैं छुअन, टच करना, और गरिमा कहते हैं उसकी मूल शब्द है इसमें गुरु, मतलब भारीपन है, बड़ापन है। तो ये बड़पन है या इसकी महिमा कह सकते हो। तो ये जो फसल तैयार हुई है उसमें अनेक नदियों का पानी है और अनेक अनेक हाथ उसने तैयार किया है। पहले उसकी फसल को, जो ज़मीन है उसकी सफाई की जाती है हाथों से, फिर उसकी जो फसल के लिए उसमें खाद डालते हैं, फिर उसकी पहले जो उसको थोती करती है ज़मीन को, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर वो उसमें उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें कटाई करते हैं। तो ये इसमें एक नहीं अनेक हाथ लगते हैं और हाथ वो महसूस करते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। तो ये नया करने का, एक लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का जो भाव है, इसको कहते हैं बड़पन। मतलब वो बड़ा काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? किसान जब फसल उगाते हैं तो उसमें एक नहीं, बहुत से किसानों का हाथ लगता है। उसमें मजदूर, वो किसान एक अकेला नहीं होता, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसको गांव से दूसरे लोगों को भी लाना पड़ता है। तो एक नहीं अनेक हाथ होते हैं और वो हाथों का एक, वहाँ वो मेहनत करने के बाद में भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हमने कुछ मेहनत करके इसको काम को फेंक दिया। उनमें एक बड़पन का भाव होता है कि हम ये फसल पैदा करके अपना पेट पालते हैं और लोगों के पेट का भी पोषण करते हैं। तो इसलिए इसमें हाथों के स्पर्श की गरिमा का है। गरिमा इसलिए क्या कि किसान जो है वो केवल न केवल अपने बच्चों का पेट पालता है, बाकी वो लोगों के भरण पोषण के लिए भी अपना खून पसीना बहाता है। क्योंकि अगर किसान अपना अनाज हमें देना मना कर दे तो हम कहाँ से खाएंगे? तो अब कभी यहाँ मतलब जैसे हम गेहूँ खाते हैं, आटा का वो चना खाते हैं, तिल खाते हैं, मूंग खाते हैं, तो एक किसान नहीं है, अनेक किसानों के हाथों का छोल होता है उसमें। अब एक नहीं,
दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब जो फसल होती है उसमें जब खेत होते हैं, एक हवा चलती है तो एक खेत की मिट्टी इस खेत में आती है, उस खेत की मिट्टी इस खेत में आती है, तो हजार हजार खेत की मिट्टी एक जगह मिलती है। तो वो जो फसल होती है वो मिट्टी का गुणधर्म है। गुणधर्म क्या होता है? हर एक चीज का गुणधर्म होता है। जैसे नमक है, उसका गुणधर्म क्या है? वो खारापन है। जैसे जैसे गन्ना है, उसका गुणधर्म क्या है? मीठापन है। तो सबका एक गुणधर्म होता है। तो इसका भी, मिट्टी का भी गुणधर्म क्या है? फसल देना। तो मिट्टी में अगर आप बीज डालोगे तो वो बीज अंकुरित होगा। बीज अंकुरित होगा तो जो बीज डालोगे वो अंकुरित भी होगा, फिर उसमें फूल भी आएंगे, फिर फल भी आएंगे। तो ये मिट्टी की मिट्टी का गुण है। मिट्टी का एक अंतर्भूत, उसमें मिट्टी के अंदर ही छिपा हुआ गुण है। इसको कहते हैं हम गुणधर्म। जो जिस वस्तु का जो मूल काम होता है या मूल उसकी विशेषता होती है, मुख्य विशेषता कह सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं कि उसकी जो मुख्य विशेषता होती है ना, वही उसका गुणधर्म होता है। तो मिट्टी की मुख्य विशेषता ही उसकी फसल है। तो अब यह कविता को फसल को कितना बड़ा बता रहा है कि इसमें बहुत सारी नदियों का पानी है, क्योंकि वो नदियां एक नदी नहीं है, कई नदियों का पानी मिलकर जब मिलते हैं तब फसल तैयार होती है। एक या नहीं कई किसानों के हाथों का इसमें स्पर्श है। एक या नहीं कई खेतों की मिट्टी का इसमें, खेतों की मिट्टी की विशेषता है। फसल क्या है? और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? कभी कहना चाहता है कि जो नदी का पानी होता है, उस पानी में एक जादू होता है, वो फसल के रूप में हमारे सामने आता है। उदाहरण कैसे? जैसे समुद्र का पानी है, अगर उसको फसल में डालोगे तो फसल जल जाएगी। तो जो नदी का पानी है वो फसल के लिए अमृत है। वो एक जादू होता है जो फसल के रूप में। अब जादू क्या करते हैं? जैसे जादू आपने कभी देखा होगा, तो जैसे उनके पास डब्बे होते हैं, कुछ जैसे अंदर कुछ डालते हैं और बाहर कुछ निकलता है। जैसे अंदर आप उसने एक कागज डाला और बाहर निकला है कबूतर। तो वो होता आंखों का भ्रम है, बाकी वो हमें ऐसा दिखता है। तो वो कभी कहना चाहता है कि पानी है वो जड़ों में जाता है पेड़ की, और बाहर क्या निकलता है? कभी मतीरा निकलता है, कभी काकड़िया निकलता है, कभी तरबूज निकलता है, कभी सेब निकलता है। तो वो एक क्या है? पानी का जादू है। किस पानी का जादू है? नदियों के पानी का जादू। मतलब क्या है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो पानी होता है वो नदी का पानी होता है, क्योंकि वो पहाड़ से निकल करके नीचे मैदानी भागों में आता है। तो नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा और गरिमा मोटा मोटा अर्थ एक ही है, मतलब वो उसकी बड़ी विशेषता है या उसका अच्छापन है। तो ये हाथों के स्पर्श, वो पहले हम बात कर चुके हैं। भूरी काली संधि मिट्टी का गुणधर्म है। अब जो मिट्टी के कई रूप है, आपने पढ़ा होगा भूगोल में, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो ये कई मिट्टी है, भूरी रंग की, काले रंग की, संदरी मिट्टी में दो जो मिक्स होती है ग्रे कलर की। तो ये सारी मिट्टी का एक गुणधर्म है कि वो वही वापस मुख्य विशेषता क्या है कि वो फसल के रूप में बाहर आती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। जैसे एक फसल तैयार होती है तो उसमें सबसे पहले मिट्टी की जरूरत होती है, फिर उसमें पानी की जरूरत होती है, फिर उसमें सूर्य की किरणों की जरूरत होती है। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये जो फसल है ना, ये एक तरह से क्या है, सूरज की किरणों का रूप बदलाव है। रूपांतरण का मतलब रूप का बदलाव। ये रूपांतरण आप यहां देखना, ये रूप का बदलाव। मतलब सूरज की किरणें आपको दिखती है तो चमकती भी दिखती है, परंतु जो फसल है वो किरणों का ही एक विकारी
स्वरूप है, चेंजिंग है, रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव। चीज वही होती है परंतु उसको अपना रूप बदल लेती है। तो ये जो फसल है वो सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, अर्थात सूर्य की किरणें ही फसल के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। अगर सूर्य की किरणें नहीं हो तो ये फसल हमें प्राप्त नहीं होती। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन कहते हैं डांस, नाचना। जो हवा भी, जैसे हवा, पानी, धूप, मिट्टी और किसान का परिश्रम, ये मिलकर एक फसल तैयार होती है। दोबारा नोट कर लेना, हवा, पानी, धूप, हवा, पानी, धूप और किसान का पसीना, ये सब जब मिलते हैं तब एक फसल तैयार होती है। तो वो सभी को कवि ने अपनी भाषा में बांधा है, जिसमें सूरज धूप दे रहा है, किसान परिश्रम लगा रहा है, मिट्टी तरह तरह की मिट्टी होती है, भूरी, काली, संधी मिट्टी, वो जमीन तैयार कर रही है। और जो हवा है इसकी भी आवश्यकता होती है, बिना हवा के भी, ऑक्सीजन के, कोई फसल तैयार नहीं होती। तो अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो गैस चाहिए होती है फसल के लिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो अब ये सिमटा हुआ संकोच है, मतलब वो फसल जो है उसमें ऐसा लगता है कि हवा है वो सिमट, संकोच में सिमटता है ना, ऐसे हमको कोई भी स्त्री है पुरुष संकोच आता है तो ये सिमट जाता है। तो ऐसा लगता है कि फसल में हवा है वो नाचती हुई, जो हवा है जो बाहर नाचती हुई दिखती है, वो यहाँ फसल में संकुचित होकर सिमट गई है। ये कवि ने एक नया बिंब बना है। नागार्जुन बिंबों में बहुत कमाल के प्रयोग करते हैं। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो फसल है वो ऐसे लगता है जैसे नाचती हुई हवा यहाँ आकर के संकोच में एक जगह इकट्ठी हो गई। क्योंकि आप फसल को देखोगे, आप मान लो आपके पास हाथ में गेहूं है तो वहां तो आपको हवा दिखेगी नहीं, परंतु यहाँ हवा भी है, पानी भी है, धूप भी है, किसान का पसीना भी है। तो ये सब यहाँ सिमटे हुए हैं, वो आपको अंदर से झांकने पड़ेंगे। तो अब वो जो आप एक हाथ में गेहूं ले लो, एक हाथ में बाजरा ले लो, कुछ भी ले लो, उन सब में क्या क्या चीजें हैं, वहां अनेक नदियों का पानी है। मतलब अनेक नदियों का पानी आपको एक जगह सिमटा हुआ दिख रहा है। वो पानी का जादू है। जादू कैसे कि पानी वहां दिखता नहीं है परंतु पानी ने अपना रूप बदल लिया। जादू का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि रूप बदल लेना। जैसे आपको अंदर हाथ डाला, एक रुमाल लिया और अंदर हाथ डाला और बाहर क्या निकला, एक क्या निकला, एक वो कबूतर निकल गया। तो कबूतर का मतलब क्या हुआ, वो जादू हो गया। तो ये यहाँ फसल में ये पानी का जादू है, ये किसान के हाथ का छुअन है, ये मिट्टी का गुणधर्म है, और ये पानी का जादू ऊपर आ गया, फिर दोबारा वैसे पानी का जादू आ गया। तो एक तरह से यही सारा जो मिला मिलूक करके फसल बनती है। कैसे, ये हवा, पानी, धूप, मिट्टी और किसान का परिश्रम, ये सब जब मिलता है तो आपके सामने बाजरा, गेहूं, मोठ उपस्थित होता है। तो इन सब का सामूहिक नाम क्या है, वो नाम है फसल। इसी को नागार्जुन ने
अपनी भाषा में इस प्रकार कई बिंब बना करके बात रखी है कि ये मिट्टी का गुणधर्म है, नदियों के पानी का जादू है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है और किसान के हाथों की छुअन है। तो इस प्रकार ये नागार्जुन की दोनों कविताएं अपने समय की प्रसिद्ध कविताएं हैं और हमने इसको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब आप कैसे भी प्रश्न आ जाएं, उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस कवि की जो विशेषता है कि ये कवि के जो काव्य की विशेषता होती है, दो प्रकार की विशेषता मैंने बताई थी, एक तो भाव की होती है, एक शिल्प की होती है। तो शिल्प में भाव की तो हमने बात की थी। शिल्प में ये कवि बिंब का प्रयोग करता है और जो भाषा है इसकी बहुत सरल है और कहीं पर भी इसमें कठिनता नहीं है भाषा की। और दूसरा सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो खेती, ये मजदूरी, ये जन से शब्द उठाते हैं, लोग से शब्द उठाते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। कोई भी शब्द देखो आप, बहुत सरल सरल से, एक ढेर सारी नदियों के पानी, तो अब ये खेत, किसान, मिट्टी, संदली, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे लोक में काम आते हैं। ये शास्त्रीय रूपों से, संस्कृत शब्दावली से बचते हैं। तो आप दोनों कविताएं अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। मेरा पहले भी आग्रह था और फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आप लगातार प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और व्याख्या भी स्वयं कीजिए ताकि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। लगातार वीडियो देखते रहने से आपका ज्ञान पुष्ट होगा और नए वीडियो से जल्दी रूबरू हो सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।